सेल्फ राजू शर्मा। आज से हम लोग बायोलॉजी का एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, बहुत ही धमाकेदार कोर्स हमारे ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल एडजोन पे। तो चलिए आज का इस कोर्स हम लोग चैप्टर 1 क्लास 12 बायोलॉजी से शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले तो हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या, रिप्रोडक्शन से क्या समझते हैं। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में बेबी या फिर यंग वंस का प्रोडक्शन होता है। वो कैसे होता है, उसमें और क्या क्या डिटेल्स है, हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन वर्ड को हम लोग देखें तो बचपन में हम लोग ने जो पढ़ा उसको हम लोग भूल जाते हैं और हम लोग 12th स्टैंडर्ड का रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही एक और नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर अपने जैसा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि बोर्ड पर भी डिफिनेशन लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स यंग वंस सिमिलर टू देयर काइंड्स। यहाँ सिमिलर वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिमिलर होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, इंसान का बच्चा इंसान की तरह दिखेगा, कैट का बच्चा कैट की तरह दिखेगा। ऐसा तो नहीं कि घोड़ा का बच्चा हाथी की तरह दिखने लगेगा। सिमिलर वर्ड का मतलब यही है। अब यहाँ पर दो वर्ड्स आता है जो कि बहुत ज्यादा उसको समझना इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है, सिमिलर एंड आइडेंटिकल। मैं लिख देता हूं यहाँ पर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। सिमिलर का मतलब हुआ कि स्पीसीज का सिमिलर होना। जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन अपना बच्चा प्रोड्यूस करेगा, वो भी एक ह्यूमन ही रहेगा, यानी कि दोनों सेम स्पीसीज में आते हैं, होमो सेपियंस। कैट जो है उसका बच्चा भी कैट होगा, दोनों सेम स्पीसीज में आता है, तो वो हुआ सिमिलर वर्ड। लेकिन आइडेंटिकल का मतलब होता है कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली। मॉर्फोलॉजी मतलब कि बाहर से उसका आउटग्रोथ कैसा है, दिखने में कैसा है, सुपरफिशियली फिजिकली कैसा दिखता है एक ऑर्गेनिज्म, वो हुआ मॉर्फोलॉजी। और जेनेटिकली मतलब कि उसके जीन्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या जो इंफॉर्मेशन है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, वो हुआ जेनेटिकली। तो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली अगर ऑर्गेनिज्म सिमिलर हुआ तो उसको हम लोग आइडेंटिकल बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है, मैंगो का प्लांट है, तो उसका मैंगो का बीज निकाल करके हम एक और नया प्लांट अगर ग्रो कर रहे हैं तो दोनों प्लांट का नया वाला प्लांट ग्रो होने के बाद हम डिफरेंस नहीं कर सकते कि पुराना मतलब पेरेंटल कौन सा प्लांट है और बेबी कौन सा प्लांट है। उसका मॉर्फोलॉजी और जेनेटिकली दोनों सिमिलर होगा तो उसको हम लोग आइडेंटिकल बोल सकते हैं। लेकिन एक ह्यूमन का बच्चा और ह्यूमन के पेरेंट और बच्चा में हम लोग आइडेंटिकल नहीं बोल सकते, दोनों सिमिलर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर डिफिनेशंस आप लोग देखिए, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यंग वंस, जिसको कि ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं बायोलॉजी के टर्म्स में। सिमिलर टू इटसेल्फ लिखना है, नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं है। अब एनसीईआरटी में एक और पॉइंट लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल। क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी। एनसीईआरटी में एक और वर्ड लिखा हुआ है जहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है, ये वर्ड है परपेचुएशन। तो ये परपेचुएशन जो वर्ड है वो कंटिन्यूटी के लिए लिखा हुआ है। आप लोग यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा कि परपेचुएशन और कंटिन्यूटी दोनों अलग अलग वर्ड है। तो जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज क्या है? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक इकोसिस्टम है, मान लीजिए फॉरेस्ट है, और यहाँ पर लायन जो है वो 100 लायन है, मान लीजिए ऐसा। एक साल में अगर मान लीजिए कि 40 लायन जो है वो डेड कर रहा है, मतलब मर जा रहा है, तो 40 लायन ही और रिप्रोड्यूस भी करना चाहिए, तभी यहाँ का जो बैलेंस है पॉपुलेशन का वो मेंटेन होगा। इसीलिए यहाँ पर यह लिखा हुआ मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज इन ए बायोस्फीयर। एक बायोस्फीयर में स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए भी रिप्रोडक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आता है। तो यहाँ पर हम लोग ने दो वर्ड सीखा, एक कंटिन्यूटी और एक मेंटेनेंस। दोनों अलग अलग चीज है, दोनों का मतलब भी अलग अलग चीज है। अब हम लोग आगे एक टॉपिक है, लाइए अब हम अपने चैप्टर में आगे वाले टॉपिक को कवर करते हैं। इसके आगे टॉपिक जो है एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज में जो टॉपिक दिया हुआ है वो है लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन से हम लोग क्या क्या समझते हैं? लाइफ स्पैन एक्चुअली क्या है कि जब हमारा बर्थ हुआ उस समय से लेकर के जैसे ही हम बाहर ब्रीथ करना शुरू कर दिए, नेचुरल ब्रीथ करना शुरू कर दिए,
उस समय से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होगा उसको हम लोग लाइफ स्पैन बोलते हैं। नेचुरल डेथ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे अभी कोरोना वायरस का टाइम है, तो बहुत सारे इंडिया में पूरे देश में लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होकर के मर गए, तो वो उनका नेचुरल डेथ नहीं हुआ। नेचुरल डेथ का मतलब होता है कि बॉडी खुद से फंक्शन करना रोक दे, बॉडी का ऑर्गन फंक्शनिंग करना रोक दे, तो वो हुआ नेचुरल डेथ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आदमी कार से जा रहा है और एक्सीडेंट में उसका डेथ हो गया, वो नेचुरल डेथ नहीं हुआ। नेचुरल डेथ वो होता है कि एजिंग कंप्लीट होने के बाद जो डेथ होता है वो होता है नेचुरल डेथ। तो यहाँ पर लाइफ स्पैन का हम लोग टॉपिक लगाते हैं। लाइफ स्पैन एंड इट्स स्टेजेस। इसके कौन कौन से स्टेजेस हैं? लाइफ स्पैन का अगर डिफिनेशन देखें तो क्या हो सकता है? इट इज द टोटल पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। अब एनसीईआरटी में देखिएगा तो एक और पॉइंट लिखा हुआ है जो कि है लाइफ स्पैन does not correlated with size of organism। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि लाइफ स्पैन जो है वो डिपेंड नहीं करता है कि ऑर्गेनिज्म का साइज कितना है। ऐसा नहीं है कि जो ऑर्गेनिज्म बड़ा दिखने में है, जिसका साइज बड़ा है उसका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा, जो ऑर्गेनिज्म छोटा है उसका लाइफ स्पैन कम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही इस लाइन में कहा गया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल काऊ, काऊ तो दिखने में हमसे भी बड़ी होती है, उसका साइज तो हमसे भी बड़ा होता है, लेकिन उसका लाइफ स्पैन हम लोग देखेंगे तो वो 20 to 25 ईयर्स होता है। वही हम लोग फ्रूट फ्लाई का एग्जांपल लेते हैं। फ्रूट फ्लाई तो दिखने में बहुत छोटा होता है, जो कि हमारे खाने के ऊपर कभी कभी घूमते रहता है, मक्खी जैसा होता है। इसका लाइफ स्पैन कितना है? 30 ईयर्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है। साइज में जितना ज्यादा डिफरेंस है उतना ही लाइफ स्पैन में डिफरेंस है। तो इस एग्जांपल से हमें क्लियर हो गया होगा कि ये वाला लाइन एकदम सही लिखा हुआ है। लाइफ स्पैन डज नॉट कोरिलेटेड विद ऑर्गेनिज्म। साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म पे हुए डिपेंड नहीं करता लाइफ स्पैन। एक और हम लोग एग्जांपल देखें तो टॉर्टोइस का। टॉर्टोइस का लाइफ स्पैन होता है 100 to 150 ईयर्स। एनसीईआरटी में और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि लाइफ स्पैन में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे घर में शादी है, तो एक टाइम होगा शादी के पहले वाला पीरियड, जिसमें हम शादी का सारा इंग्रेडिएंट्स का डेवलपमेंट करेंगे, तैयारी करेंगे, शादी का सारा फंक्शन का तैयारी करेंगे। दूसरा पीरियड होगा शादी वाला पीरियड, जिसमें कि ओरिजिनल जो हम लोग जिस चीज का तैयारी किए हैं वो चीज होगा। और तीसरा वो पीरियड होगा शादी के बाद का पीरियड, जिसमें कि हम लोग जो भी इंग्रेडिएंट्स कहीं कहीं से ला करके उसको स्टेबल किए थे उसको वापस से दूसरे जगह पहुंचाएंगे। उसी तरह से लाइफ स्पैन में भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे हर एक स्टेजेस के बारे में और उसको बढ़िया से डीपली उसको समझेंगे कि आखिर उसमें क्या कहा। चलिए अब हम आगे के टॉपिक को कवर करते हैं, जो कि है पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। आखिर रिप्रोडक्शन का क्यों जरूरत पड़ा? ऐसे तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक लाइन में पढ़ा था, लेकिन उसी को हम लोग और डिटेल में भी पढ़ने जा रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन का क्यों जरूरत पड़ा, 4 पॉइंट्स हम लोग इसमें ऐड करेंगे, जिसमें से 2 पॉइंट हम लोग ने पहले से पढ़ चुका है और 2 पॉइंट हम लोग और पढ़ने जा रहे हैं। पहला पॉइंट हम लोग ने क्या पढ़ा था? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, यानी कि एक बायोस्फीयर में स्पीसीज का कंटिन्यूटी होना, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे से तीसरे जनरेशन कंटिन्यू होने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत एसेंशियल है।
दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज इन ए पार्टिकुलर पॉपुलेशन और बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में किसी एक स्पीसीज का कितना पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करने में भी रिप्रोडक्शन का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे जितना डेथ होना चाहिए उतना ही रिप्रोड्यूस भी होना चाहिए, तभी पॉपुलेशन मेंटेन होगा। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेरिएशन। तो चलिए पहले हम वो 2 पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने क्या पढ़ा था, कंटिन्यूटी। ऑफ स्पीसीज। ये मैं इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख रहा हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में इजीली फायदा मिलेगा। सेकंड पॉइंट, मेंटेनेंस। इसको और क्या बोल सकते हैं, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड पॉइंट जो है वो हमारे लिए न्यू टॉपिक है, इसको हम लोग ने पहले कवर नहीं किया, वेरिएशन। हम लोग आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, दोनों का कुछ अपना अपना अलग अलग प्रॉपर्टी होगा, और अगर ये दोनों गैमेट फ्यूज करके कोई नया गैमेट बनाएगा तो उसमें दोनों गैमेट का आधा आधा प्रॉपर्टी आएगा, यानी कि पेरेंटल जनरेशन से न्यू जनरेशन में क्या हुआ, वेरिएशन आया, यानी कि प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आया, उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। और ये जनरली क्या होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। आगे हम लोग इसमें डिटेलिंग करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट रिप्रोडक्शन। ऑन अर्थ। अगर रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं तो हमारे अर्थ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। कोई अगर इनिशियली कोई लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका जितना लाइफ स्पैन होगा उस स्पैन के बाद कोई नया लाइफ जनरेट नहीं होगा जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे चैप्टर में नया जो टॉपिक है आगे का वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद हम लोग ऐसे करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओवरव्यू देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है मेनली, और इससे हमको एसेक्सुअल और सेक्सुअल पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या क्या डिफरेंस है। चलिए अब हम अपने इस चैप्टर में आगे के टॉपिक्स के ऊपर बढ़ते हैं। तो इसके आगे का टॉपिक जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन उससे पहले हम लोग सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच में छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं ताकि वो हमें पढ़ने में आसानी होगी। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या डिफरेंस है ये हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट करके नोट करते हैं, और आप लोग भी नोट कीजिए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो इसमें है वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट का रिक्वायरमेंट होता है बेबी के फॉर्मेशन में, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट का होना बहुत जरूरी है, एक मेल और एक फीमेल, तभी तो वो मेल और गैमेट फीमेल आकर के फ्यूज होकर के जायगोट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जैसे मान लीजिए कि ट्री है तो ट्री एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो ट्री के लिए कोई मेल ट्री फीमेल ट्री तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। तो पहला इसका पॉइंट क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम सिंगल पेरेंट। इसमें क्या हो जाएगा, फ्रॉम both male and
फीमेल पेरेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे मेल सेक्सुअल में होता है कि मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम, उसी तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, वहां पर डायरेक्ट रिप्रोडक्शन होता है। पेरेंट प्लांट से न्यू बेबी प्लांट बनना, इसमें कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। वो तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, जैसे कि लीफ हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया, उससे डायरेक्टली नया प्लांट प्रोड्यूस हो जा रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गैमेट्स आर नॉट फॉर्म। इसमें क्या है, गैमेट्स आर फॉर्म, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, और सेक्सुअल में माइटोसिस प्लस मियोसिस दोनों होता है। अब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है ये नहीं जानते होंगे, तो मैं ओवरव्यू करा देता हूँ कि होता क्या है। माइटोसिस ऐसा सेल डिवीजन होता है जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर जो पेरेंट का होता है सेम वही ऑफस्प्रिंग में भी जाता है। जैसे अगर क्रोमोसोम नंबर 2n है पेरेंट का, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका भी क्रोमोसोम नंबर 2n ही होगा। लेकिन वही मियोसिस में हम लोग देखें तो मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो पेरेंट का अगर क्रोमोसोम नंबर 2n है तो बेबी का क्रोमोसोम नंबर n हो जाता है। जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसका क्रोमोसोम नंबर n हो जाता है। माइटोसिस को और अलग दूसरे वर्ड्स में क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। तो अगर ये वर्ड कहीं मिले तो कंफ्यूज नहीं होना। और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी बेबी का फॉर्मेशन होता है वो बिल्कुल एकदम मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होता है, एकदम आइडेंटिकल होता है पेरेंट के, इसलिए उसको हम लोग अदर वर्ड में क्लोन भी बोलते हैं। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल नहीं होता है, सिमिलर होता है। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि मॉर्फोलॉजिकली यानी सुपरफिशियली देखने में कैसा है बच्चा, और जेनेटिकली मतलब उसके जीन में क्या क्या कोडिंग है, वो जरूरी नहीं कि अपने पेरेंट के जैसा ही हो, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट का रिक्वायरमेंट होता है और दोनों पेरेंट का गैमेट अगर आके फ्यूज होगा तो दोनों में से आधा आधा कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा। तो जो नया बेबी का फॉर्मेशन होगा उसमें मेल और फीमेल दोनों पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक होगा। लेकिन एसेक्सुअल में तो सिंगल पेरेंट है, तो जो पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक होगा वही जाके बेबी का भी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग लिख सकते हैं कि जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो मॉर्फोलॉजिकली यानी कि बाहर से देखने में कैसा है फिजिकली प्लस जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। मैंने स्टार्टिंग में आइडेंटिकल और सिमिलर दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैंने आप लोग को बता दिया, आप लोग समझ गए होंगे। इसलिए हम लोग इसको एक अलग वर्ड से भी बोलते हैं क्लोन। तो अगर कहीं क्लोन मिले तो आप समझ जाइएगा कि मॉर्फोलॉजिकली प्लस जेनेटिकली दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए। वही अगर हम इसमें देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो यहाँ पर सिमिलर नहीं होता, आइडेंटिकल नहीं होता है, नॉट आइडेंटिकल। तो आई होप कि आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ डिटेल में चलते हैं आगे। तो चलिए अब आगे के टॉपिक्स के ऊपर चलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग कुछ
फीचर्स है उसको देख लेते हैं क्या आता है। क्या ये सब हमने पहले भी पढ़ चुका है, लेकिन आप नोट्स बनाइएगा तो आपको उस समय पढ़ने में आसानी होगी। पहला फीचर क्या है, यूनिपेरेंटल, एक ही पेरेंट रिक्वायर्ड होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग ने पढ़ चुका है। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म, ये भी हम लोग ने पढ़ चुका है। कोई भी गैमेट्स फॉर्म नहीं होता है, जैसे सेक्सुअल में होता है मेल फीमेल, उस तरह से एसेक्सुअल में कोई भी गैमेट फॉर्म नहीं होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन, सिर्फ माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, मियोसिस नहीं होता है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और नेक्स्ट पॉइंट है, डॉटर ऑर्गेनिज्म आर आइडेंटिकल टू पेरेंट, ये भी पॉइंट हम लोग ने पढ़ चुका है। अब इसमें एक पॉइंट और एक्स्ट्रा है कि सेल डिवीजन तो हो रहा है, माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सेल डिवीजन का जो स्पीड है वो बहुत ही फास्ट होता है। मतलब जो मल्टीप्लिकेशन होता है, सेल का मल्टीप्लिकेशन ऑकर्स रैपिडली, बहुत ही फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या। तो चलिए अब हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो इसमें टोटल हम लोग को 5 टाइप्स पढ़ना है। सबसे पहला टाइप्स कौन सा है, फिजन। और फिजन वर्ड से ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि टूटना, मतलब फिजन मतलब क्या होता है, टूटना। कोई भी चीज, जैसे ये मार्कर है, ये टूट करके अपना डॉटर इंडिविजुअल बना लेगा। अब ये 2 पार्ट में भी टूट सकता है, 3 में भी टूट सकता है और 3 से ज्यादा में भी टूट सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिवीजन, फिजन आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो पहले हम लोग फिजन का डेफिनेशन देख लेते क्या है। तो डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी, आप लोग भी साथ साथ लिखिएगा, डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी into 2 or more to form new individual. Identical to their parent. यानी कि 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में पेरेंट बॉडी टूट करके नया इंडिविजुअल बना लेता है, उसी को हम लोग फिजन बोलते हैं। और आइडेंटिकल टू द पेरेंट, आप लोग जान ही रहे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो आइडेंटिकल तो होगा ही होगा, ये हर बार हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब हम लोग इसका पहला, इसमें भी सब डिवीजन है, जो कि पहला क्या, फिजन, बाइनरी फिजन, इसको ऐसे लिख देते हैं, बाइनरी फिजन। नाम से ही पता चल रहा होगा, बाई मतलब क्या होता है, 2, यानी कि जो पेरेंट बॉडी होगा वो 2 पार्ट में टूट जाएगा और दोनों पार्ट क्या होगा कि नया नया अपना इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाएगा। तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी into 2 parts to form new individual. अब देखिए, डिवीजन, बॉडी को 2 पार्ट में तोड़ना है। अब वो बहुत तरह से टूट सकता है, बॉडी इस तरह से भी 2 पार्ट में टूट सकता है, इस तरह से भी 2 पार्ट में टूट सकता है, या इररेगुलर शेप में भी 2 पार्ट में टूट सकता है। इस बेसिस पे भी हम लोग 3 एग्जांपल्स देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि इररेगुलर, इररेगुलर फिजन। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका बॉडी का कोई शेप परमानेंट या फिक्स नहीं होता, मान लीजिए कि ये बॉडी है, इसमें जो डिवीजन होगा वो भी इररेगुलर होगा, किसी भी तरह से ऐसे 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 कैसे भी 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है।
तो उसके बाद जो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा वो भी इरेगुलर शेप में होगा, क्योंकि डिवीजन ही इरेगुलर हुआ है। तो इसका हम लोग एग्जांपल क्या देख सकते हैं, एमीबा। एमीबा इसका एग्जांपल है, आप लोग 9th 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं एमीबा। सेकंड देखते हैं, बी, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। ये लॉन्गिट्यूडिनल फिजन, इसका मतलब क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडिनल फिजन मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म, जैसे सपोज ये ऑर्गेनिज्म है, तो इसका डिवीजन जो होगा वो ऐसे डिवीजन होगा, यानी एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा, इस तरह से दो पार्ट में बटेगा। इसका एग्जांपल हम लोग देखें तो इसका एग्जांपल हो सकता है यूग्लिना। इस तरह से कुछ यूग्लिना दिखता है, देख लीजिए ऐसे, ये न्यूक्लियस होता है। तो इसका डिवीजन कैसे होगा, इस तरह से डिवीजन होगा क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल है। तो यानी जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो एक इस पार्ट से बनेगा, एक इस पार्ट से बनेगा। अब थर्ड वन क्या है, सी, ट्रांसवर्स फिजन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है, तो इस तरह से ये बीच से इस तरह से डिवाइड होगा, हॉरिजॉन्टली डिवाइड होगा, और ऊपर का एक पार्ट अलग इंडिविजुअल बनेगा, नीचे का एक पार्ट अलग इंडिविजुअल बनेगा। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, पैरामीशियम। इसका एग्जांपल पैरामीशियम हो सकता है। अब पैरामीशियम किस तरह से दिखता है ये भी देख लीजिए, इस तरह से पैरामीशियम दिखता है कुछ। अच्छा, यहाँ आपको नहीं दिख रहा, मैं यहाँ बना देता हूँ। इस तरह से कुछ पैरामीशियम दिखता है, ये उसका न्यूक्लियस होता है। तो डिवीजन कैसे होगा, क्योंकि ट्रांसवर्स फिजन होना है तो डिवीजन ऐसे होगा, और ऊपर का एक पार्ट अलग डॉटर इंडिविजुअल बनाएगा और नीचे का पार्ट अलग डॉटर इंडिविजुअल बनाएगा। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है मल्टीपल फिजन। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है मल्टीपल फिजन। नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टीपल फिजन मतलब क्या होगा, पेरेंट बॉडी एक से ज्यादा पार्ट में टूट जाएगा और हर एक पार्ट न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। टॉपिक लगाते हैं मल्टीपल फिजन। तो पहला टॉपिक क्या था, फिजन। इसके अंदर सब टॉपिक क्या है, पहले हम लोग ने बाइनरी फिजन पढ़ा, अब मल्टीपल फिजन पढ़ेंगे। सेकंड, इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, डिवीजन ऑफ parent body into more than two parts, and each individual forms new organism। यानी क्या हुआ कि पेरेंट बॉडी एक से ज्यादा पार्ट में टूट जाएगा और हर एक पार्ट एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। अब इसका एग्जांपल एमीबा। अब आप लोग बोलेगा कि 9th 10th से हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एमीबा बाइनरी फिजन करता है, एमीबा बाइनरी फिजन करता है। अब यहाँ पर 12th हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है कि एमीबा मल्टीपल फिजन में पढ़ रहा है। तो मल्टीपल फिजन वो तभी करेगा जब उसका बाइनरी फिजन करने का जो स्पेसिफिक कंडीशन होगा वो फुलफिल ना हो, यानी अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा मल्टीपल फिजन भी करता है। क्योंकि ये रेयर है इसलिए इसको हम लोग मल्टीपल फिजन में काउंट नहीं करते थे पहले, लेकिन अब हम लोग 12th क्लास में पहुंच गए हैं तो अपना लेवल कुछ बढ़ाना पड़ेगा। तो मल्टीपल फिजन भी अमीबा करता है। उसमें क्या है पॉइंट की अनफेवरेबल कंडीशन होना जरूरी है। तो कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं। लेट सपोज दैट कि ये कोई अमीबा है,
इसका आउटर वॉल को हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं, ये हम लोग जान रहे हैं। ये उसका न्यूक्लियस है। अब ये अमीबा क्या करेगा नेक्स्ट स्टेज में कि ये अपने चारों तरफ एक थिक वॉल कवरिंग बना लेगा इस तरह से। इस तरह से ये चारों ओर मोटा सा कवरिंग बना लेगा। इसको क्या बोलते हैं? सिस्ट वॉल, CYST, सिस्ट वॉल। जैसे ही सिस्ट वॉल बन जाएगा वैसे ही नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो एक न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर के बहुत सारा न्यूक्लियस बन जाएगा इस तरह से अनफेवरेबल कंडीशन में। उसके बाद क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस हो गया, अब साइटोकाइनेसिस होगा, मीन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो ये अगर साइटोप्लाज्म पूरा है तो इसका कुछ इस तरह से इरेगुलर डिवीजन हो जाएगा, ऐसे। इसके बाद क्या होगा कि ये सिस्ट वॉल रप्चर कर जाएगा। देखिए सिस्ट वॉल रप्चर्स। और ये जितना भी न्यूक्लियस अपना अलग अलग साइटोप्लाज्म के साथ बाहर निकल जाएगा और नया अमीबा का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन भी कर सकता है। मल्टीपल फिजन का और एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, एग्जांपल में लिख लेते हैं अमीबा। और क्या एग्जांपल हो सकता है? प्लाज्मोडियम। यहां पर मैं लिख देता हूं अनफेवरेबल कंडीशन, ताकि आप लोग नोट्स बनाते समय भूले नहीं। अब एक और पॉइंट आता है जो कि प्लाज्मोटॉमी। इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से। प्लाज्मोटॉमी, इसका मतलब क्या होता है? पेरेंट बॉडी को पहले से ही एक से ज्यादा न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ उसका रहता है। प्लाज्मोटॉमी ये वर्ड आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ बढ़िया टेक्स्ट बुक में आप देखिएगा कि ये वर्ड लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या होता है? प्लाज्मोटॉमी मतलब होता है कि जो पेरेंट होगा वो पहले से ही मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा और वो बेबी का जो फॉर्मेशन करेगा ऑफस्प्रिंग का वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। यानी कि इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड पेरेंट give rise to multinucleated offspring। इसका एग्जाम्पल है ओपेलिना एंड पेलोमिक्सा। तो इस चीज को आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, नोट्स में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ तक में बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप पढ़ेंगे। टिल देन आप लोग अपने नोटबुक को रीड करते रहिए और नोट्स बढ़िया से